students, welcomed in Zahra's classes. I am Dr. A. Zahra and today we will start with another lecture of life processes, that is nutrition in human beings. In previous lecture we discussed about nutrition in animals, that too we covered the mode of nutrition in amoeba as well as in paramecium. In this lecture we will discuss the total nutrition in human being, the total topic. And this topic will be divisible into three parts. In today's part we will discuss about alimentary canal. So let's start with it. So what is digestive system, you students? Why digestion is required and what is digestive system? To what all things it is related to? So digestion is necessary for breaking down food particles into nutrients, and that are used by the body as an energy source, also for repair, cell repair and growth. So डाइजेशन वाई इट इज़ नेसेसरी. व्हाट इज़ डाइजेशन एक्चुअली? डाइजेशन यानी पाचन. डाइजेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हम खा रहे हैं, जो फूड स्टफ्स हम खा रहे हैं, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. बड़े साइज, बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है. और ये बड़े पार्टिकल्स किसके होते हैं? वेरियस न्यूट्रिएंट्स के, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, फैट्स. इन सारी चीज़ों का मिला हुआ मिश्रण जो होता है वो फूड कहलाता है और ये अपने बड़े रूप में होता है. तो इनके ब्रेक डाउन को, इनके छोटे से छोटे लेवल तक इनके तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. और ये डाइजेशन से क्या होता है? एनर्जी मिलती है. और ये एनर्जी जो है हम किस में खर्च करते हैं? हमारी बॉडी सेल रिपेयर में, ग्रोथ में और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए एनर्जी लगती है. ये इस प्रोसेस में क्या होता है? फूड पार्टिकल्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो बड़े मॉलिक्यूल्स से वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं. उसी प्रोसेस को हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं. बिफोर इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरीड टू द सेल थ्रू आउट द बॉडी. तो सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ता है. जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, उसको तोड़ना पड़ता है. न्यूट्रिएंट्स के बड़े मॉलिक्यूल, जो बड़ा प्रकार है, उसको तोड़ के छोटे फॉर्म में किया जाता है बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो फिर एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और वहाँ से वो हर सेल में कैरी किया जाता है. The digestive system breaks the nutrients present in drinks and food into carbohydrate, vitamins, fats and proteins. तो जो भी फूड स्टफ हम खा रहे हैं, जो भी ड्रिंक्स हम ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं या पी रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फूड, वाटर और एनी काइंड ऑफ ड्रिंक, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटे पार्टिकल्स में, छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जो कि इतना छोटा होता है कि वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए. और वो छोटे टुकड़े जो हैं न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. द फूड इज इंजेस्टेड बाय एलिमेंट्री कैनाल एंड इज प्रोपेल्ड थ्रू द बॉडी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग. तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड को इंजेस्ट किया जाता है, लिया जाता है और फिर वहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू होता है. और वो प्रोसेस जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी आप पढ़ेंगे. द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस. तो जो हमारी बॉडी का ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो वेरियस तरह के मूवमेंट्स होते हैं ऑर्गन्स में, लाइक पेरिस्टाल्सिस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है. ये कुछ मूवमेंट्स के प्रकार हैं जो कि बॉडी में या डाइजेस्टिव सिस्टम में इन मूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे खाना पचता भी है और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ये पहुंचता भी है. रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विद इन द एलिमेंट्री कैनाल वॉल. ओके, तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जो पेरिस्टाल्सिस को भी कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी कंट्रोल करता है मसल्स के. और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो कहाँ पे होती है? एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स में होती है, जिसमें जो मसल्स होते हैं उसमें होती है. और इससे खाना जो है वो आगे के ऑर्गन में, सिस्टम में बढ़ जाता है. So I hope so now you have understood why there is a need of digestive system, because digestive system has digestive process, and this process helps in breaking down of larger food particles into their smaller particles, and they break the nutrients into their respective carbohydrates, vitamins, fats and proteins. Again, these food nutrients, they help in gaining energy for various body purposes like cell repair, growth and various other purposes. So now let us move further with the system and see what all things we see in digestive system. Now human digestive system is made up of, or it consists of two parts.
alimentary canal and accessory gland. Alimentary canal is a tube-like structure. Okay, it is a continuous tube-like structure which is running through ventral body, entire body. यहाँ से suppose this is the from this region to this region, it is a tube-like structure. Okay, so this is a tube-like structure running through the ventral body cavity. Extend from mouth, ये mouth से extend होता है और ये कहाँ ख़त्म होता है, ये आके ख़त्म होता है anus पे, ठीक है. And what is its this thing length 30 feet which increases food digestion and absorption. तो इसकी लेंथ ऑब्वियसली बड़ी है, लंबी होती है. क्यों? क्योंकि इस लंबी लेंथ की वजह से ये फूड का डाइजेशन बहुत आसानी से होता है, इजीली होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है. एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड करता है माउथ कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन, जिनको हम बारी बारी पढ़ेंगे. इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं ये जो कि इनके सिक्रीशंस जो हैं इस एलिमेंट्री कैनाल में जब जाते हैं तो डाइजेशन कंप्लीट होता है. ये तो वो ऑर्गन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सिक्रीशंस की भी ज़रूरत होती है जिससे डाइजेशन कंप्लीट होता है. और ये ग्लैंड्स जो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा सिक्रीट करती है. लीवर है जो कि बाइल सिक्रीट करती है. पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, which we are going to study when we come on to these particular organs. Apart from these accessory glands, organs, some extra organs are also present which are associated with this alimentary canal and they also help in digestion, like teeth, gallbladder and pancreas you have studied, as well as appendix, although it doesn't have a very big role. Okay, now coming on to a particular organ, and first we will deal in this lecture we will deal with alimentary canal. इसमें हम केवल एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे और इसमें हम केवल माउथ को पढ़ेंगे, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अप टू सम एक्सटेंट वी विल स्टडी, along with this we will study salivary glands also. The rest other accessory glands we are going to study in next lecture. Okay, so let us start with the very first thing, and that is alimentary canal. So students, see, as we have discussed, alimentary canal shows organs as well as some glands associated for complete digestion. तो यहाँ पे the alimentary canal starts with mouth, that is the oral cavity, and oral cavity जो है वो आके फिर pass on होती है through pharynx. ये pharynx region है और pharynx से फिर ये esophagus में conduct करता है food को, और एसोफेगस से यहाँ पे जे शेप स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टमक, और देन दिस स्टमक then comes into small intestine as well as, see, this is the small intestine and this green portion is the large intestine which ends into anus. Here it starts with mouth or oral cavity and ends into an anus, and this is a tube like structure as you can see. यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हेल्प करता है टोटल डाइजेशन में. अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल फाइंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑल्सो और एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑल्सो, जैसे कि टंग, आपके माउथ ओरल कैविटी में ही आपको टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर जब आप नीचे आते हैं और स्टमक के ही पास आपको लीवर, गॉल ब्लैडर, ये एक्सेसरी ग्लैंड, दिस इज लीवर एंड this is gallbladder. Apart from that, pancreas, see this leaf like portion, ये यहाँ पे ये orange leaf like portion है, that is your pancreas. And apart from that you will see appendix over here. So all these things they are associated with the digestive system and digestive tract, so they are known as accessory gland. They secrete their or they pour their secretion into this tube like structure. So these total together they form the digestive system of the human body. Coming on to the very first organ, that is parts of alimentary canal. When we study we will see mouth cavity. This is also known as oral cavity or buccal cavity. Okay, आप का जो सबसे पहला जो चीज़ ड्यूरिंग डाइजेशन आता है when you put your food into your mouth. So this mouth it is made up of oral cavity. एक कैविटी होती है, मुंह में खुला हुआ पोर्शन होता है, कैविटी होती है
तो ओपन एरिया होती है, तो वो किससे बनती है? चीक से यानी गाल से बनती है। हार्ड पैलेट जो ऊपर में आपका ऊपर के जॉस के ऊपर जब टंग को आप टच करेंगे ऊपर का रूफ तो उसको हार्ड है होता है, उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होते हैं और टंग रूफ में होता है। इसके अलावा दिस माउथ कैविटी ऑल्सो हैज़ टीथ एंड टंग इनटू इट। अपार्ट फ्रॉम हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट इट ऑल्सो शोज टीथ एंड टंग. Then it has salivary glands also, they are present in the mouth. So here so many things make the mouth cavity or oral cavity. Tongue, what it does, it helps in turning over the food so that saliva can be properly mixed. तो इसमें मेन काम टंग का क्या होता है कि while chewing the food, when you put the food into the mouth, the tongue helps in mixing up of saliva because saliva is poured into the mouth थ्रू वेरियस डक्ट्स. तो वो सलाइवा जो थूक होता है वो इस खाने में जो आप लेते हैं उसमें मिक्स होना चाहिए और उसमें मेजर रोल प्ले करता है टंग, जो कि मिक्स करता है फूड को ऊपर नीचे घुमाता है जिससे कि सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है फूड में. एंड टीथ का क्या काम है? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन और कटिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस और स्मॉल पार्टिकल. वो उसको इतना छोटा कर देता है कि वो इजीली स्वॉलोड हो सके, so that it can be swallowed easily, so that the swallowing of food becomes easier. So this is the very first part, that is mouth or oral cavity. And from here you will see that the very first passage of food into the human body is this mouth cavity. Then coming on to the part of, see, this is the buccal cavity. As you can see, this is the entire buccal cavity. This opening is known as mouth, which is guarded by lips, upper and lower lips. Apart from this, when you go into this, these are guarded by teeth, okay, which helps in breaking down large food particles into small by cutting them into pieces. अब जब आप मुंह को खोल के देखते हैं तो ऊपर में जब आप टंग से टच करते हैं तो पहला जो हिस्सा टच करते हैं दैट इज हार्ड पार्ट विच इज नोन एज हार्ड पैलेट. ओके, पैलेट क्या है? पैलेट एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जो कि बकल कैविटी और नेजल कैविटी को अलग करता है. जो नाक की कैविटी है ऊपर, जो मुंह के ऊपर जो नाक है उसमें भी कैविटी है और मुंह में भी एक कैविटी है यानी खाली जगह है. तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या है? ये पैलेट एक हॉरिजॉन्टल रूफ है जिसको बोलते हैं, जो कि दो भाग में है. आगे का हिस्सा हार्ड होता है और पीछे जब आप टंग से टच करिएगा तो वो सॉफ्ट होता है. तो हार्ड पार्ट इज नोन एज हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पार्ट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट. इसके बाद आप जब पैलेट्स के पीछे मूव करेंगे तो इस तरह का एक लंबा सा स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको आप कहते हैं यूवुला. इट हेल्प्स इन प्रॉपर कंडक्शन और स्वॉलोइंग ऑफ द फूड. देन टॉन्सिल्स आर ऑल्सो देयर. ये लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ऑर्गन है और ये भी हेल्प करता है वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फाइट करने के लिए. Apart from that, you see in the floor of the mouth very important organ, that is tongue, जिसको ज़बान कहते हैं, जिसको आप टेस्ट रिसेप्टर भी कहते हैं because various taste buds are present on the tongue. ठीक है, और ये टंग जो है ये वॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है. तो ये जब हम टंग में आएंगे तब देखेंगे. और इसके अलावा जो आपने पहला पार्ट देखा जो गार्ड हो रहा था ये टीथ, और जो कि प्रेजेंट होते हैं गम्स के ऊपर जिसको आप कहते हैं जिंजीवा. सो इस तरह से ये पूरा जो माउथ है या बकल कैविटी है ये इतने पार्ट्स का बना होता है जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ओके, देन सी हियर एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी जिसको आप कहते हैं इज बाउंडेड बाय चिक्स एंड लिप एंड इंटरनली बाय गम्स एंड टीथ. ओके, देन पैलेट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स बकल कैविटी एज वेल एज नेजल कैविटी. ओके, बकल कैविटी को भी और नेजल कैविटी को भी सेपरेट करता है. देन एंटीरियर पार्ट इज नोन एज, पैलेट का आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट एंड पीछे का इज सॉफ्ट पैलेट. देन व्हेन यू कम ऑन टू द posterior portion of the buccal cavity you will find V-shaped structure which is known as uvula and it is a V-shaped mass which descends from soft palate. जो पीछे का soft palate है वहाँ से वो नीचे इस तरह का एक V-shaped structure नज़र आता है. And then you find that there is tongue in the floor. Coming on to the one of the basic part of the mouth, that is tongue, which is also known as the taste receptor or tasting organ. The floor of the oral cavity is formed by tongue and it is a muscular structure.
ये एक पूरा का पूरा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये, और ये पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर जब आप माउथ में देखेंगे तो नीचे में एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है। जब आप टंग को खोलेंगे तो जब आप टंग को खोलते हैं तो ये नीचे से अटैच्ड होता है, और उस अटैचमेंट एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, फ्लोर से, बकल कैविटी की फ्लोर से, उसको आप कहते हैं फ्रेन्यूलम। जैसे ये टंग है एंड दिस इज़ द लोअर लिप, तो ये यहाँ पे इस तरह से एक मेम्ब्रेन से अटैच होता है जिसको आप कहते हैं फ्रेन्यूलम। ओके, सो ये फ्रेन्यूलम से अटैच्ड होता है। देन अगेन व्हेन यू सी टेस्ट बड्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आर फाउंड मेनली ऑन लिंगुअल पैपिले ऑफ द टंग। तो ये इस पोर्शन में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बड्स या टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम टेस्ट बड्स भी कहते हैं। ओके, 3 मेन तरह के पैपिले हैं। आप जब यहाँ पे देखेंगे 3 मेन तरह के पैपिले हैं। उसके अलावा सबसे पहले आप देखिए, जब आप इस टंग के डायग्राम को देख रहे हैं तो आपके टंग के बीच में इस तरह का एक पार्टीशन नज़र आता है जिसको आप कहते हैं मीडियन लिंगुअल सल्कस। ओके, ये पार्टीशन करता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ इसके ऊपर छोटे छोटे पैपिले जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि अलग अलग टेस्ट बड्स हैं। तो 3 मेन टाइप के टेस्ट बड्स पैपिले प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन टंग में। फंजी फॉर्म पैपिले जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होता है, इस रीजन में होता है, ये सब इस रीजन में प्रेजेंट होता है, ये होते हैं फंजी फॉर्म पैपिले होते हैं। देन फिली फॉर्म पैपिले इनर यहाँ पे इस पोर्शन में और सेंट्रल पोर्शन में, यहाँ पे फिली फॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सरकम वैलेट पैपिले नियर द बैक, एज यू कैन सी, ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए, ये सारे सरकम वैलेट पैपिले, देखिए ये चीज़ें, ठीक है। दीज आर सर्कम वैलेट पैपिले which are present near the back of the portion. Now your tongue, the human tongue can taste various tastes. So it can sense various tastes, like when you see it, this portion of the tongue is sensitive to स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट। जो टिप पोर्शन होता है वो स्वीट एंड सॉल्टेड टेस्ट को वो करता है, स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट को ये सेंस कर सकता है। देन व्हेन यू कम ऑन टू दिस पोर्शन, दिस इज द सेंट्रल पोर्शन, यहाँ पे केवल ये सॉवर यानी कि थोड़ा सा खट्टे टाइप का टेस्ट जो है ये सेंस कर सकता है। पीछे के पोर्शन में जो सेंस कर सकता है, अगेन इट टेस्ट सॉल्टी टेस्ट यहाँ पे ये सेंस कर सकता है। और सबसे पीछे इस पोर्शन में इट टेस्ट बिटर यानी कड़वा टेस्ट ये सेंस कर सकता है। तो इस तरह से टंग में आप देख सकते हैं कि ये 3 तरह के पैपिले प्रेजेंट होते हैं जिनको आप टेस्ट बड्स भी कहते हैं, और ये अलग अलग टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। टंग की वेरियस पोर्शंस जो होते हैं, रीजन होते हैं, उस तरह का टेस्ट सेंसिटिव होते हैं। लाइक स्वीट एंड सॉल्टी सेंस जो है वो टिप पे होती है, सॉल्टी टेस्ट जो है वो बैक में होती है, सावर यानी बहुत खट्टे टेस्ट को जो है वो मिडिल पोर्शन सेंस कर सकता है, और एकदम किनारे जो बैक पोर्शन है इट कैन सेंस बिटर। सो हियर you can see how the tongue functions and it is again made up of voluntary muscles. ये वो मसल्स होते हैं जो कि आप अपने अकॉर्ड्स में मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इन टंग को मूव कर सकते हैं, इस मसल को मूव कर सकते हैं। तो टंग में वैसे ही मसल्स मिलती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ में, बकल कैविटी में टंग आपने देख लिया, पैलेट्स आपने देख लिए। नाउ वी विल कम ऑन टू द सलाइवरी ग्लैंड्स। दीज आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स and they pour their secretion into the mouth so that the food mixes with the saliva and digestion itself begins from mouth. So there are 3 pairs, pay attention students, there are 3 pairs of salivary gland present in human beings. ह्यूमन माउथ में 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जिनके अपने डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स यानी कि वो पैसेज, वो नली जो कि इनके सिक्रेशन को माउथ के अंदर, जैसे ये माउथ वाला हिस्सा हो गया यहाँ से, तो ये हर डक्ट का जो, हर एक ग्लैंड का जो डक्ट है वो माउथ में सीधे ओपन होता है ताकि इसका सिक्रीशन, सलाइवा जो है वो माउथ में ही जाए। सो नाउ लेट अस सी हाउ मेनी ग्लैंड्स आर देयर। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो बीनीथ टंग प्रेजेंट होती है। लिंगुअल यानी टंग, लिंग्विस्टिक वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, वो बिल्कुल जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पे, दिस इज सबलिंगुअल टंग, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। और इसका जो डक्ट है वो 2 डक्ट्स, बार्थोलिन एंड डक्ट ऑफ रिविनस जो है, ये 2 डक्ट्स के माध्यम से ये माउथ में ओपन होती है। देखिए यहाँ पे टीथ आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पे टीथ, और ये टंग के नीचे, ये बिल्कुल टंग के हिस्से में ये प्रेजेंट है, ये टंग के नीचे वाले हिस्से में। सब यानी नीचे, लिंगुअल यानी टंग।
So it is present beneath the tongue, and this is the smallest gland, as you can see from the figure also, it is relevant. सेकेंड इज सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो जॉब के रीजन में प्रेजेंट होता है, ये देखिए ये रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसका जो सिक्रीशन है वो वॉर्टन्स डक्ट से माउथ के अंदर रिलीज होता है. देन कमिंग ऑन टू पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये कान के पीछे प्रेजेंट होता है और ये ओपन होता है इनटू माउथ बाय स्टेंसेंस डक्ट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स देयर इज another type of gland, salivary gland, which is present in another mammals like rabbit, और उसमें इंफ्रा ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है जो कि आँखों के ऑर्बिट्स के पीछे प्रेजेंट होता है. दैट इज इंफ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिक इंफ्रा ऑर्बिटल भी होता है. ये दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. इन दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल. इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा मीन्स पीछे, ऑर्बिटल इट इज इंफ्रा ऑर्बिटल, आँखों के जो ऑर्बिट्स के पीछे प्रेजेंट होता है. ओके, सो दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ salivary gland which is found in rabbit, not in human beings. Now what is special about this? Now what happens when these parotid glands, this is when these parotid glands, when they are infected by virus, that is paramyxovirus, तो इससे क्या होता है, एक डिजीज़ कॉज होती है जिसको आप मम्स कहते हैं. मम्स, इट इज़ अ वायरल डिसीज बाय पैरामिक्सोवायरस. एंड व्हाट हैपन्स इन दिस डिसीज, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स. यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेट हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग होती है और बहुत पेनफुल होता है. गाल और कान का हिस्सा जो है वो स्वेल कर जाता है. देयर इज पेनफुल स्वेलिंग इज देयर. सो दिस हैपन्स इन when there is a viral infection in this particular. So this happens when mumps happens when there is a viral infection into this parotid glands. Okay, then salivary glands, what they do, they secrete saliva, थूक जिसको कहते हैं. और क्या काम है सलाइवा का? इट मेक्स द फूड स्लिपरी, उसको लुब्रिकेंट करता है फूड को, खाने को मुंह के अंदर, और बहुत इजी बनाता है सो दैट इट कैन बी स्वेलोड, इसको आप निगल सकें बहुत आसानी से. एंड व्हाट हैपेंस, सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, और ये सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है उसको माउथ के अंदर ही. एंड जो भी सुक्रोज है उसको, जो भी स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज या मेल्टोज में. तो यहाँ पे मुंह के अंदर ही पहले से डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, एज सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी अमाइलेस. ओके, सो नाउ this was the second thing that is present in the buccal cavity. Then we come on to teeth. So the study of teeth is known as dentistry. दांतों की पढ़ाई को जो हम स्टडी जो होती है उसको कहते हैं डेंटिस्ट्री. एंड द मेन पर्पज ऑफ टीथ इज इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू मेक स्वॉलोइंग ऑफ फूड ईजियर. तो सबसे पहले तो ये टीथ का काम है क्रश करना, फूड को तोड़ना छोटे छोटे पीसेस में ताकि वो उसको हम निगलने योग्य बना सकें. 4 प्रकार के टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स के माउथ में. इंसाइजर्स जो सबसे फ्रंट टीथ होता है, देन कैनाइन जो उसके बाद के टीथ होते हैं जो थोड़े से शार्प होते हैं, देन प्री मोलार्स एंड देन मोलार्स. सो इंसाइजर्स किस लिए यूज़ होते हैं? दिस टीथ आर यूज फॉर कटिंग, निबलिंग, आगे का दांत जो है वो कटिंग के लिए होता है. कैनाइन फाड़ने के लिए होता है, फॉर टियरिंग ऑफ फूड एंड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस. प्री मोलार्स जो है इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, मैंने पीसना, जो कोर्स फूड है जो टफ पार्टिकल्स के होते हैं उसको पीसने का काम करता है प्री मोलार्स. बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं. और मोलार्स जो होता है वो जो ग्राइंडेड फूड है उसको और फाइन ग्राइंड करना. सो यहाँ पे कटिंग एंड टीयरिंग एंड देन कोर्स ग्राइंडिंग एंड फाइन ग्राइंडिंग, ये 4 तरह का खाने के साथ टीथ का काम होता है और उसको फाइनली एक पेस्ट के फॉर्म में टीथ ग्राइंड कर देता है विद बाय मिक्सिंग सलाइवा. ओके, नाउ व्हेन वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, सी स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, अगर हम एक दांत को देखते हैं तो यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड यू सी द टीथ इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट. So what is crown and of what things it is made? So crown is the exposed part of the teeth. The exposed part, ये वाला पोर्शन, जितना भी चीज़ आपको बाहर दिखता है आपके दांत में वो क्या है? क्राउन.
और क्राउन में सबसे ऊपरी कवरिंग जो होती है वो होती है इनेमल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है एक वर्टिब्रेट के बॉडी में। वर्टिब्रेट कौन है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, रीड है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो कॉलम है, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनके बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनेमल है। और क्यों है? क्योंकि इट इज़ रिच इन कैल्शियम सॉल्ट। नाउ दिस एलिमेंट दैट जो हार्ड बनाता है इसको, उसके अलावा वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन ज़्यादा प्रेजेंट होता है और इसको हार्ड बना देता है। बल्क ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज डेंटाइन। तो इनामल तो क्राउन की आउटर मोस्ट कवरिंग है, और अंदर में जो पूरे टीथ का जो पूरा एक बल्क होता है वो किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आता है वो है नेक, और ये नेक जो है वो जंक्शन है, या दो रीजन्स को जोड़ने का पार्ट है। इट इज़ द जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट। देखिए ये वाला पोर्शन, दिस इज it is connecting both crown as well as the last part of the teeth, that is root. Okay, then third part is root, और root जो है सबसे बेसल पोर्शन है, एंड इट इज़ एम्बेडेड इन सॉकेट, और सॉकेट को कहते हैं एल्वियोलस। ये देखिए इस तरह का एक सॉकेट है, और इस सॉकेट में ये रूट जो है वो एम्बेडेड है, वो घुसा हुआ है। पूरा रूट ये टीथ का ये घुसा हुआ है, इतना पोर्शन टीथ का वो घुसा हुआ है, ठीक है। सी, this portion is embedded into this red portion, that is socket. This socket is also known as alveolus. Now root, ये इससे कंफ्यूज मत करिएगा बच्चों। एक एल्वियोला है, alveolus जो है आपके लंग्स में भी प्रेजेंट होता है, वो एयर सैक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टीथ के साथ एसोसिएटेड है वो सॉकेट है, और उसको नाम दिया गया है एल्वियोलस। नाउ रूट इज फिक्स्ड टू जॉ बोन। जो जॉ बोन है उसके साथ रूट फिक्स्ड होता है। जैसे ये जॉ है और ये जॉ बोन के ऊपर रूट जो है वो फिक्स्ड हो जाता है, और वो फिक्स जो होता है एक लेयर ऑफ सीमेंट से होता है, और ये होता है द रूट इज फिक्स्ड टू द जॉ बोन बाय अ लेयर ऑफ सीमेंट सराउंडेड बाय वेस्क्यूलर पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। तो ये पूरा पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और ये फिक्स किया जाता है बाय जो जॉ बोन है उसके साथ रूट को फिक्स किया जाता है एक सीमेंट के माध्यम से। इनसाइड ऑफ द टूथ इज नैरो पल्प कैविटी। अब ये जो टूथ के अंदर सबसे डीप में जब आप जाएंगे तो इसके अंदर है पल्प कैविटी, और ये पल्प में क्या होता है? ये जिलेटिनस पल्प है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। देखिए ब्लू एंड रेड से वो डिमार्केटेड हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, दे बोथ आर प्रेजेंट फॉर प्रोवाइडिंग सेंस टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. Then coming on to dental formula. What is dental formula? It is the numerical representation कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बकल कैविटी में कितने दांत हैं उस हिसाब से एक फॉर्मूला में उसको एडजस्ट किया गया था। एक रिप्रेजेंटेशन है, एक न्यूमेरिकल, और इसमें क्या होता है? इट इज़ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ ऑन अपर हाफ। जैसे ये ऊपर का जॉ है और ये लोअर जॉ है। अपर हाफ, तो अपर हाफ दिस वन एंड लोअर हाफ दिस वन, ठीक है। लोअर हाफ में कितना है और अपर हाफ में कितने दांत हैं, और बिल्कुल उसका एग्जैक्ट रेप्लिका दूसरे हाफ में भी होता है। तो क्या बोलते हैं? इट इज़ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ ऑन अपर हाफ एंड लोअर हाफ ऑफ द जॉ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जो अपर हाफ है, ये सपोज ऊपर का जॉ है, वेट, इफ दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ, तो ऊपर जॉ का आधा पोर्शन यानी आधे हिस्से में जितने दांत हैं, और लोअर जॉ के आधे हिस्से में जितने दांत हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इफ टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए फॉर्मूला इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अब क्योंकि हमने हाफ लिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय, जब 2 कर देते हैं तो हमारे को पूरे टोटल नंबर ऑफ टीथ इन बकल कैविटी पता चल जाती है, टोटल नंबर, ठीक है ना। तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 you will get the total number of teeth. अब जैसे मैन में देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन है 2 1 2 3, दिस इज अपर हाफ, दैट इज 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. उसी तरह से लोअर जॉ में 2 1 2 3, तो अगेन 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. तो टोटल कितने हुए? 2 3 4 5 6 7 8 टीथ अपर हाफ में हुए और 8 टीथ लोअर हाफ में हुए।
तो क्या हो गया 8/8, यानी कि अपर हाफ में 8 एंड लोअर हाफ में 8, टोटल कितना हुआ 16। अब ये 16 इंटू 2 जब आप करेंगे तो यू विल गेट टोटल ऑफ 32 टीथ। So this is how dental formula is calculated. So when you see the total, the total number of teeth in man is 32, and this is, and now you came to know how it is calculated. Upper jaw and lower jaw have equal number of teeth, that is 16 each. But in case of milk dentition, in case of baby, here some differences are there. The upper jaw has 2, 1, 0, 2. And lower jaw is also having 2, 1, 0, 2. That means here the 2 premolars are absent in baby, as well as 1 molar is absent. So here the total count of teeth in baby is 20 teeth. That is, here you will see 5 up and 5 down. So that is 5 plus 5, 10, and 10 into 2 is 20. So here total 20 milk dentition are there. So in man 20 teeth grow twice, and teeth not present in milk dentition are only premolars. अब देखिए यहाँ पे premolars ही present नहीं है, molars present है, canines present है, incisors present है, but only premolars are absent. तो premolars केवल लाइफ में एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता, बाकी दांत जो हैं दोबारा भी आते हैं, और वो कितने हैं 20 teeth हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी this is how you calculate the number of teeth, and this is the formula that is known as dental formula. I hope so you must have understood. Now coming on to the next part, that is pharynx. Now there we have completed the buccal cavity. Coming on to the next part, that is pharynx. See here, this portion is the pharynx, this portion is the pharynx, and pharynx इज कॉमन पैसेज इन swallowing फूड एंड ब्रीदिंग. दोनों के लिए है ये, फूड को स्वालो करने के लिए भी है, एज वेल एज सांस को भी, हवा को भी ब्रीदिंग के लिए पास ऑन करने के लिए है. इट हैज़ अ मेजर पार्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एज एयर ट्रेवल्स थ्रू फेरिंग्स फ्रॉम नेजल कैविटी. जो नाक से जो कैविटी आ रही है, नाक से जो ओपनिंग है, देखिए इसमें कई, ये जंक्शन है कई ओपनिंग का, नेजो फेरिंग्स भी कहते हैं इसको, जो नाक से ओपनिंग यहाँ ओपन होती है. फिर ओरोफेरिंग्स यानी जो मुंह की ओपनिंग यहाँ ओपन होती है, और हाइपोफेरिंग्स जो आपके ये नीचे की ओपनिंग, नीचे में ये जाती है. तो इस तरह से ये पूरा जंक्शन है, प्लस स्टेशियन ट्यूब की भी ओपनिंग, कान की भी ओपनिंग यहाँ फेरिंग्स में आके ओपन होती है. तो यहाँ पे, और प्लस हवा का भी जो ओपनिंग ट्रैकिया की है वो इससे कनेक्ट होती है. तो टोटल आप देख सकते हैं कि 5 प्रकार की ओपनिंग्स इसमें हैं, और ये पांचों ओपनिंग्स जो हैं वो एक जगह ओपन होती हैं, मिलती हैं, और वो होती है फेरिंग्स. तो फेरिंग्स में 2 चीज़ों का पैसेज होता है, एक फूड का भी एज वेल एज हवा का भी होता है फॉर ब्रीदिंग. अच्छा, नाउ व्हेन यू कम ऑन टू द स्ट्रक्चर, यू सी दिस इज एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस. सो ये देखिए यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है. सो ग्लॉटिस इज द स्ट्रक्चर विच अलाउज एयर टू एंटर इनटू द ट्रैकिया. दिस इज ओनली 1, 2 एयर टू एंटर इनटू ट्रैकिया. तो ये ट्रैकिया है, और यहाँ पे जो ग्लॉटिस है वो ओपनिंग है, एक ओपनिंग होती है जहाँ से कि हवा जो है वो ट्रैकिया के अंदर जाती है. और एपिग्लॉटिस जो होता है एक फ्लैप होता है. सपोज इफ आई डोंट कंफ्यूज इट, इफ दिस इज द ट्रैकिया, सो द ओपनिंग इज ग्लॉटिस, दिस इज ग्लॉटिस, और इसके ऊपर इस तरह का फ्लैप होता है जिसको आप कहते हैं एपिग्लॉटिस. ओके, सो आई होप सो दिस इज क्लियर नाउ. तो ये एपिग्लॉटिस जो होती है ये फ्लैप लाइक कवरिंग होती है विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग. अब ये एपिग्लॉटिस कभी कभी गलती से जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये क्लोज नहीं हो पाता है, या बाय एक्सीडेंट वो फूड पार्टिकल इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एसोफेगस इट मूव्स इनटू योर विंड पाइप, और इमीडिएटली आपको कफिंग आती है, और वो कफिंग से जो फूड पार्टिकल एयर पाइप में चला गया है वो फिर बाहर निकल आता है. ओके, so this is the total explanation of pharynx. Coming on to next part, that is esophagus. It is conducting organ. Remember, इन दोनों पार्ट्स में कोई डाइजेशन नहीं होता. अभी तक आपने माउथ में पढ़ा था डाइजेशन होता है स्टार्च का, इस पार्ट में, इन दोनों पार्ट में कोई डाइजेशन नहीं होता. ये कंडक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, सिर्फ पैसेज में हेल्प करते हैं. दे सिक्रेट, इट सिक्रेट्स म्यूकस एंड ट्रांसपोर्ट्स फूड टू द स्टमक. केवल ये ट्रांसपोर्टेशन रूट है, और इसमें म्यूकस होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा म्यूकस होता है जिससे कि फूड बहुत आसानी से स्लाइड हो जाए स्टमक के अंदर.
It does not secrete any digestive enzyme and is only involved in deglutition, यानी swallowing में ही केवल इसका रोल है ताकि खाना स्टमक तक पहुंच जाए। और क्यों इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जूसेस नहीं है। अब जब आप स्टमक को पढ़ते हैं, दिस इज स्टमक, तो स्टमक एंड दिस इज ईसोफेगस, तो यहाँ पे स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक जंक्शन होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ से ईसोफेगस कन्वर्ट होता है इनटू स्टमक या मिलता है स्टमक से, और वो गार्डेड होता है बाय वाल्व, ठीक है। और उस वाल्व को हम कहते हैं स्फिंक्टर, क्योंकि पहला पार्ट स्टमक का कार्डियक होता है, इसलिए जो वाल्व से वो गार्डेड होता है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि कभी कभी खाना डाइजेशन के बाद स्टमक से वापस ना चला जाए एसोफेगस में। कई बार ऐसा होता है कि वी फील द एसिडिक बर्निंग इनसाइड आवर दिस फूड पाइप, आपको गर्दन में, गले में दर्द, कभी कभी जलन महसूस होती है, कभी आप बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं या ऐसे भी डाइजेशन बराबर नहीं होता है, तो कई बार वो बैक होता है, तो जिससे कि वो जो स्टमक का एसिड है वो एसोफेगस में आता है एंड यू गेट द सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। सो टू प्रिवेंट दैट दिस स्फिंक्टर इज प्रेजेंट, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज योर स्टमक। So stomach, coming on to this part, this is your stomach part. Stomach is the most dilated part of alimentary canal and it is J-shaped structure. See, it is J-shaped structure or J-shaped organ present on the left side of the abdomen. Left side में present होता है आपके abdomen में, and this stomach is divisible. See, this is the esophagus continuing into this J-shaped structure, that is stomach, which is again going into small intestine, passing on to small intestine. Now ये stomach again it is of divisible into three regions. Cardiac stomach, as see this portion is cardiac stomach. See, this first portion is your cardiac part, this part cardiac stomach. Then middle fundic, see this from here till here it is fundic, and last part, this part is your pyloric. So cardiac, fundic and pyloric, तो ये तीन पार्ट स्टमक का डिविजिबल है। स्टमक के अंदर it produces gastric juices, stomach produces gastric juices. Apart from that, see the portion that is guarding this portion, esophagus and cardiac stomach portion having sphincter, as well as जो पोर्शन कनेक्शन करता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम और पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको आप कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। सी एज यू कैन सी इट इज़ हियर, ओके, दिस पोर्शन इज योर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। ये स्फिंक्टर वो वाल्व है, अगेन इसमें भी खाना अनडाइजेस्टेड फूड या सेमी डाइजेस्टेड फूड इसमें एक बल्क में न स्लाइड हो जाए, इसके लिए यहाँ पे स्फिंक्टर्स हैं फॉर कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द फूड ड्यूरिंग डाइजेशन, ओके। अब ये स्टमक का जो वॉल है, मतलब जो वॉल है, जो लेयर है वो तीन लेयर का बना होता है, लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर एंड ऑब्लिक मसल लेयर। तो इतने मसल लेयर्स का ये स्टमक का वॉल्व है, इतना थिक होता है, वॉल होता है, ठीक है, नॉट वाल्व, इट इज़ वॉल, तो इतना थिक होता है। अब ये स्टमक का मेन रोल क्या है? यहाँ पे डाइजेशन होता है, बिकॉज इट हैज़ डाइजेस्टिव जूसेस एंड दिस डाइजेस्टिव जूसेस आर नोन एज दिस आर नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। एंड ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, रिमेंबर एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, और ये मेंटेन करता है डाइजेशन। तीनों चीज़ें मिलके डाइजेशन मेंटेन करते हैं स्टमक में। HCl क्या करता है? इट इज़ द डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म्ड बाय द स्टमक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ऐसा नहीं कि HCl प्रेजेंट होता है इसमें स्टमक में, नहीं, जब डाइजेशन स्टार्ट होना होता है तो रिएक्शंस होता है और उससे हाइड्रोजन एंड क्लोराइड मिलके जो है HCl बनाता है। और ये HCl क्यों होता है? तो सो दैट इट कैन डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड पार्टिकल में आ रहे हैं, एज वेल एज टू मेक द मीडियम एसिडिक। सलाइवरी ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो सलाइवा में कितना परसेंटेज, क्या pH होता है, उसका pH जो होता है बेसिक pH होता है, ठीक है। तो वो pH को यहाँ पे कम करने के लिए, एसिडिक करने के लिए स्टमक में यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl, ठीक है। यहाँ पे इसका 5 के रेंज में होता है और फिर ये मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। एज यू नो द pH scale, it is from 1 to 5 is more acidic and 5 to 7 is alkaline pH. 1 to 7 is alkaline and 7 to 14 is
1 to 5 is 7 is acidic and 7 to 14 is alkaline medium. ओके, तो यहाँ पे जो इतना रेंज में कम होगा तो ये मोर एसिडिक होगा, यहाँ रेंज में ज़्यादा होगा तो मोर अल्कलाइन होगा. तो यहाँ पे सलाइवा जो है वो अल्कलाइन है एज वेल एज HCl इज एसिडिक. तो यहाँ स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम में ही डाइजेशन एक्टिवेट होगा, इसलिए HCl का सिक्रीशन ज़रूरी होता है. देन एंजाइम्स जो हैं इसमें बहुत नहीं है, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट है, केवल प्रोटीन्स ही डाइजेस्ट होते हैं और स्पेशली मिल्क प्रोटीन इसमें डाइजेस्ट होता है. इसके अलावा और भी किसी तरह का डाइजेशन, छोटा मोटा फैट का हल्का सा डाइजेशन यहाँ पे होता है, लेकिन बल्क डाइजेशन जो होता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. Here what happens, this enzyme functions by breaking down polymeric macromolecules into smaller and simpler substances. ठीक है, स्पेशली यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन वो भी हाफ होता है, नॉट फुल. ठीक है. म्यूकस किस लिए होता है? ताकि जो HCl रिलीज हो रहा है वो स्टमक के वॉल को रप्चर ना करे, ख़राब ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है म्यूकस. तो सबसे पहले म्यूकस रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है. जब HCl रिलीज होता है तो उसके प्रेजेंस में फिर ये एंजाइम एक्टिव होता है. पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है HCl के प्रेजेंस में और फिर वो आगे का डाइजेशन हेल्प करता है. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो यहाँ पे पूरा डाइजेशन नहीं होता है, कुछ ही पोर्शन डाइजेशन होता है, उसको हम कहते हैं कायम. और वो कायम और मुंह में जो खाना जो गोला बनता है उसको बोलस कहते हैं. वो आता है स्मॉल आपके स्टमक में और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कायम, और ये कायम जो है फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो आई होप सो हियर स्टमक पोर्शन इज ओवर. नाउ कमिंग ऑन टू द दैट वाज अबाउट ह्यूमन. नाउ व्हेन कमिंग ऑन टू रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स यानी वो एनिमल्स जो बाद में खाने को मुंह में लेकर आते हैं और उसको चबाते हैं. ठीक है. तो रोमिनेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं? कैटल, शीप, गोट. आप कभी भी देखिए बफेलो, काउ, ये सब बैठते हैं तो पहले वो घास खा लेते हैं एंड देन दे सिट एट सम प्लेस एंड दे च्यू इट. कर्ड च्यूइंग होती है इसमें. तो उन एनिमल्स को हम रोमिनेंट एनिमल्स कहते हैं. और इन एनिमल्स में स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर होते हैं इसमें. और जैसे हमारे स्टमक 3 पार्ट का डिविजिबल है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, तो इसलिए इस स्टमक को हम कंपाउंड स्टमक भी कहते हैं. एंड इट हैज़ 4 पार्ट्स: र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. र्यूमन और रेटिक्यूलम जो है ये दोनों पार्ट जो है ये सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बिकॉज कच्चा प्लांट ये खाते हैं, सेल्यूलोज का बना होता है, तो सेल्यूलोज डाइजेशन करने के लिए इनमें स्पेसिफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं. और यहाँ पे र्यूमन और रेटिक्यूलम में पहले ये सेल्यूलोज डाइजेशन होता है. ओमेसम क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट्स द फूड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स. तो इस पोर्शन में खाना जो खाया है उस फूड में जितना ज़्यादा वाटर होता है उसको ओमेसम एब्जॉर्ब करके उसको मोर कॉन्सेंट्रेट करता है. एंड लास्ट पार्ट एबोमेसम जो होता है वो ट्रू स्टमक होता है. रिमेंबर, ये ट्रू स्टमक होता है और जो भी काम होता है डाइजेशन का आगे का वो होता है इसमें एबोमेसम में. और यहाँ पे इट सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस एज वेल एज HCl, जैसे कि एक ह्यूमन बींग का स्टमक होता है जिससे उसमें गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड रिलीज होता है. उसी तरह से रूमिनेंट्स में एबोमेसम जो है पार्ट स्टमक का जो चैम्बर है उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है. ट्रू डाइजेशन उसमें होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं ट्रू स्टमक. फॉर एबोमेसम फूड इज पास फ्रॉम हियर, फूड इज पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब रूटीनली जैसे स्टमक से फूड जो है फिर पास होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. Now coming on to small intestine. When we come on to small intestine, as you can see, small intestine दो तरह की होती है, small and large. Here small intestine and large intestine. Small intestine is the largest part and it is about 6.5 meters of alimentary canal and it begins at pyloric valve of stomach. जहाँ पे pyloric part खत्म होता है स्टमक का, अभी आपने देखा वहाँ से शुरू होता है. इट इज़ डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स. प्रॉक्सिमल यानी सबसे, ये देखिए ब्लू पोर्शन जो है ये देखिए, ये यहाँ से ये जो पोर्शन जो होता है यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व है. तो पहला पोर्शन जो है वो ड्यूडेनम है जो कि है यू शेप का. जब आप इसको देखेंगे ये देखिए यू शेप ये दिखता है, ये ड्यूडेनम यू शेप है. और फिर मिडिल जो पोर्शन होता है वो होता है जेजुनम जो कि जे शेप का होता है. एंड डिस्टल लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है इलियम. दिस ग्रीन पार्ट दिस इज इलियम. तो जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों मिला के बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन.
द इंटरनल लाइनिंग इज रेज्ड इनटू मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अभी आपने स्टमक में देखा 3 मसल लेयर थे, उसी तरह से जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में देखेंगे तो इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इसको आप कहते हैं विलाई। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं विलाई। और ये विलाई क्या करते हैं, दे आर कंसर्न विथ एब्जॉर्प्शन। विलाई क्या करता है, बहुत ज़्यादा एरिया को इंक्रीज कर देता है। ओके, इन बिटवीन द विलाई, in between the villi, then these villi are concerned with absorption of foodstuff, digested food material. Now in between the villi, mucous membrane is folded to form intestinal glands. So in villi, between this villi, these there foldings, there are membrane folding. There are intestinal glands present in between these foldings और इन glands में से intestinal juices secrete होते हैं जिसको succus entericus कहा जाता है। Small intestine in human being is the site of complete digestion। पूरा digestion जो होता है वो small intestine के अंदर होता है, यानी कि फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यानी कि ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्कुल मोनोसैकेराइड तक ब्रेक होते हैं। उसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स एंड देन फाइनली वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं। उसी तरह से फैट्स जो हैं वो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। तो ये अपने लोअर लेवल तक ये ब्रेक डाउन होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं इनटू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास। तो डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए 2 ग्लैंड से भी सिक्रीशन इसमें आता है। अपार्ट फ्रॉम इंटेस्टाइनल जूस दो सिक्रीशंस और मिलते हैं, एक पैंक्रियाटिक जूस एज वेल एज लीवर से मिलता है बाइल और पैंक्रियास से मिलता है पैंक्रियाटिक जूस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके कंप्लीट डाइजेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। Now coming on to large intestine, this is thick and long tube measuring around 5 feet in length and 2.5 inches in diameter. Okay, small intestine है, उसको small intestine इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो thickness है वो as compared to large intestine वो कम है, इसलिए नाम है small intestine. And here as you can see the thickness and the length of large intestine is 5 feet in length and 2.5 inches in diameter. It is shorter and wider than small intestine। ठीक है ना, short है वो, wide है, चौड़ा है small intestine से। तो इस चौड़ाई की वजह से इसको large और उसको जो उसकी चौड़ाई कम है इसलिए उसको हम small intestine कहते हैं। It is present just beneath the stomach and wraps edges of the small intestine। तो सारे ये देखिए ये पोर्शन जो है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन और ये कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अपने अंदर रैप करके रखता है। 3 पार्ट्स इसमें भी हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। नाउ व्हेन यू कम ऑन टू दिस सीकम, सी दिस पोर्शन, ये होता है सीकम, दिस पोर्शन सीकम होता है जो कि यहाँ पे इलियम, इन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है इलियम, उसका ओपनिंग होता है सीकम में। और ये व्हेन यू सी इन ह्यूमन सीकम इज रिड्यूस पाउच लाइक पार्ट बिलो ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पाउच सीकम है और यहाँ सीकम जो है इसमें ये इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट वो ओपन होता है। किससे ओपन होता है, इलियोसिकल पोर्शंस और ओपनिंग से ओपन होता है। अटैच टू सीकम इज ट्विस्टेड कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब यहीं पर आप देखिए एक छोटा सा ट्यूब भी है सीकम के पास, बिल्कुल कॉइल्ड, जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं। और ये एक लिम्फॉइड टिश्यू है, लिम्फेटिक टिश्यू है। और अगेन इसके बाद आता है कोलोन। कोलोन जो है वो देखिए यहाँ से शुरू होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। सी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है ना। तो ये कोलोन थिकर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे थोड़ा सा चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, आप देख लीजिए थिकनेस। एंड इट इज़ थिनर देन सीकम, सीकम थोड़ा चौड़ा होता है और उससे थिन होता है कोलोन। सो हियर इट इज़ डिविजिबल इनटू असेंडिंग, असेंडिंग आने आप देखिए जो ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स दैट इज़ फ्लैट एज वेल एज डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू दिस 3 एज वेल एज द पेल्विक पोर्शन। तो ये पूरा कोलोन हो गया। और लास्ट पोर्शन जो होता है वो होता है रेक्टम, और रेक्टम ही आगे ओपनिंग होती है आउटसाइड बाय एनल कैनाल और व्हाट यू कॉल्ड इट एज एनस।
So pelvic colon क्या है? Continues into rectum. Rectum is the last part of alimentary canal, about 7 to 8 inches long, and the terminal 1 inch, जो rectum का last का 1 inch होता है, वो उसको आप एनल कैनाल कहते हैं और उसकी ओपनिंग को एनस कहते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन सर्व्स टू स्टोर अनएब्जॉर्ब फूड टेम्पोररीली. अनएब्जॉर्ब फूड को बहुत समय तक वो टेम्पोररीली स्टोर करके रखता है और जितना हो सके उतना ज़्यादा वो पानी को उसके अंदर से जो है कंजर्व करने की कोशिश भी करता है. देन इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं दैट सपोर्ट्स इन ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट टू फेच स्मॉल न्यूट्रिएंट्स. और भी कुछ वेस्ट अगर बचा है वहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से उसको भी ब्रेक डाउन करता है. Again, this large intestine secretes no enzyme. So again, two organs, those three organs that are not secreting any enzyme, वो है pharynx, esophagus and large intestine. They don't secrete any enzymes and they only play this large intestine play only a minor role in absorption of nutrients. बहुत छोटा सा रोल ये प्ले करता है. So students, I hope so that this portion of the human digestion is understood by you. In next lecture we will deal with accessory glands. Today we dealt with the alimentary canal. So thank you. Like, share and subscribe Zaira's classes. Don't forget to press bell icon so that you get the notification as soon as I upload any lecture.